हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स गुरुकुल चैनल। आज ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम एक एडवांस वर्जन सीखेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ईटीएफ में पैसिव इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, कि ईटीएफ में हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हम ट्रेडिंग में जनरली टाइम करना सीखते हैं कि मार्केट में टाइम कैसे करें। तो उसका एक एडवांस वर्जन लेके आया हूँ। उसमें मैंने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग व्यू पे एक सेटअप बनाना है और उसको किस तरीके से फॉलो करना है सिर्फ ईटीएफ में। ईटीएफ में हमने क्या क्या डिस्कस किए थे? हमने डिस्कस किए थे वेरियस इंडेक्स ईटीएफ, जिसमें आ जाता है हमारा निफ्टी 20, जूनियर 20, आईटी 20, कंज्यूमर 20, सीपीएससी 20 वगैरह, ये सारे आ जाते हैं उसमें। गोल्ड 20 और सिल्वर 20। ये तरह से ये सारे का ईटीएफ का एक बास्केट में किस तरीके से हम हर एक ईटीएफ में इंडिविजुअली टाइम कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट का ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए टाइम कर सकते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एक बेसिक सेटअप जिसमें हमने कंसिडर किया था कि जो जीरो भी है वो भी एक इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग करना सीख जाए। ठीक है, सिर्फ हमने देखा था कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसे भी मिले हमें, तो उसके हमने कुछ रूल डिस्कस किए थे। सेम चीजें हैं, जस्ट प्लेटफॉर्म डिफरेंस है और थोड़ा सा एक दो रूल एडिशन है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था ट्रेडिंग व्यू पे कैसे सेटअप बनाते हैं, वो हमने पूरा डिस्कस किया था। उसमें हमने चार्ट का थोड़ा टाइम फ्रेम 1 मिनट कर दिया था। 1 मिनट की जगह रैंको में 1 डे का चार्ट करना है और सेम 0.5% पे हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चार्ट का टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 0.5% डेली चार्ट। ठीक है, और प्लेटफॉर्म इस टाइम पे हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा चेंज। हम ट्रेडिंग व्यू पे नहीं जाके एक स्पेशलाइज प्लेटफॉर्म पे हम काम करने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है आरजोन बाय डिफाइनेड सिक्योरिटी। ठीक है, इसका नाम आप देखोगे, गूगल करोगे तो आरजोन के नाम से ये सेटअप, मतलब कि इनका प्लेटफॉर्म है। ये भी एक तरह से ब्रोकर है। ठीक है, हाँ ये वाला एडवांस, ये इस तरीके से ये वाली इनकी वेबसाइट है। इस पे जाके ये हमारे पास एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है। इसका जो है चार्जेस वगैरह वो फ्री, सिर्फ चार्टिंग चार्टिंग चाहिए हमें, वो फ्री है इसमें। ठीक है, सिर्फ एक अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेता है, वो अराउंड 180 रुपीज़ होगा लाइफ टाइम, सिंगल टाइम पेमेंट है उसमें। उसके बाद चार्टिंग हमारे पास फ्री है। ठीक है, तो सारे टाइप के चार्टिंग फ्री है। अब क्यों ये स्पेशलाइज प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? एक रीजन है कि इस पे जो ये चार्ट है, इस पे रैंको हो गया, पॉइंट एंड फिगर, कागी, लाइन ब्रेक, ये सारे जो नॉइसलेस कैटेगरी के चार्ट हैं, जिसमें हम एक कैंडल स्टिक के अलावा जो चार्ट स्टडी करते हैं, वो सारे चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे भी अवेलेबल है, लेकिन उनकी एक्यूरेसी काफ़ी कम है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज बेस पे 1% के चार्ट के ऊपर जितना जाते हैं, 3%, 5%, ट्रेडिंग व्यू पे वहां पे बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी उसकी बेकार है। ठीक है, ये वाले प्लेटफॉर्म की जो ये वाले चार्ट्स हैं स्पेसिफिकली, ये वाले चार्ट्स हैं, इनकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड, इस प्लेटफॉर्म का ड्रॉबैक ये है कि इस पे एनालिटिकल टूल्स इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब कि मुझे अभी लेवल्स बनाने हैं, लेवल्स बनाने के लिए ट्रेंड लाइन वगैरह, मेजरिंग टूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे सेव नहीं होती है। मीन्स वन टाइम एनालिसिस टूल के लिए है और सिर्फ चार्ट विजुअलाइज करने के लिए है। तो इस प्लेटफॉर्म की जो एडवांटेजेस है, सिर्फ चार्ट को विजुअलाइज करने के लिए है। ठीक है, और इसके एडवांटेजेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल ट्रेडिंग व्यू में भी है, जस्ट उनकी एक्यूरेसी कम है। सिर्फ मेरे को अगर सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन करनी है चार्ट की, उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। और ये वाले चार्ट जैसे मैंने अभी शॉर्ट लिस्ट कर लिया कुछ चीज़, उन चार्ट को मैं ट्रेडिंग व्यू पर ट्रांसफर कर लेता हूँ और उसमें फिर मैं अपने एनालिसिस यूज़ करता हूँ। ठीक है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कर लिए, टाइमिंग के लिए सिर्फ मैं ये प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, और इसके अलावा और मेरा इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, वन टाइम पेमेंट है, 180 रुपीज़ में लाइफ टाइम चार्टिंग फैसिलिटी फ्री है, बस इतना ही यूज़ करता हूँ मैं और इतना ही मैं सजेस्ट करता हूँ कि यूज़ करो। ठीक है, तो हम ये एडवांस वर्जन सीखने वाले हैं सेम चीज़ का। हमने वो ट्रेडिंग व्यू पे सीखा था, हम ये अब आर जोन पे सीखने वाले हैं। चार्टिंग का टाइम फ्रेम 0.5% रहेगा। ठीक है, 0.5%। हम एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था उसमें। ठीक है, सबसे पहले टाइम फ्रेम। ठीक है, टाइम फ्रेम हमारा रहेगा 0.5%। टाइम फ्रेम इन द सेंस हमारा चार्टिंग का जो भी साइज है, ब्रिक साइज है, वो 0.5% रहेगा और डेली चार्ट रहेगा। ठीक है, हमने उसमें जो डिस्कस किया था ट्रेडिंग व्यू में, उसमें 1 मिनट चार्ट बोल दिया था मैंने, 1 मिनट की जगह वो डेली चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे डेली चार्ट रहेगा, 0.5% पे रहेगा। रैंको का चार्ट है, सेम इंडिकेटर्स है हमारे। हमने डिस्कस किया था ट्रिपल मूविंग एवरेज, ट्रिपल ईएमए,
रैंको में ईएमए अच्छे काम करते हैं, ऐसे में यहाँ नहीं काम करते। ठीक है, ईएमए हम यूज करेंगे। हमारे ईएमए कौन कौन से थे? 20, 30, 40। ठीक है, और एक एडिशनल इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ, सुपर ट्रेंड। ठीक है, सुपर ट्रेंड। ठीक है, ये हमारा सेटअप बेसिक चीज़ है, सेम चीज़ है, सिर्फ प्लेटफॉर्म डिफरेंस है, बाकी रूल्स सारे सेम है। सिर्फ एक ये मिस्टेक थी लास्ट वीडियो में, जहां मैंने 1 मिनट की जगह 0.5%, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों का जो हमारा कैंडल स्टिक का टाइम रहता है और इसका टाइम रहता है, दोनों अलग चीज़ें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 1 मिनट में भी सेम होगा, जस्ट वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी एंट्री। डेली चार्ट पे क्या रहेगा कि एक प्रॉपर क्लोजिंग आ जाएगी, तो वो प्रॉपर क्लोजिंग का आप वेट करेंगे डेली चार्ट में। ठीक है, रूल्स हमारे सारे सेम है। इंडिकेटर्स हमने बता दिए कि क्या क्या इंडिकेटर हैं, और हमारी बास्केट क्या होने वाली है। जो भी हमारे ईटीएफ रहेंगे, जो इंडेक्स बेस के ईटीएफ रहेंगे, निफ्टी 20, जूनियर 20, आईटी 20, सीपीएससी, बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू, ये सारे बैंकिंग का एक क्लस्टर का ईटीएफ, सबके ईटीएफ अवेलेबल है। तो उन्हीं ईटीएफ्स में हमें ये देखना है। एक अजम्पशन रहेगी कि हम ऐसी चीज पे ही इन्वेस्ट करेंगे जिसके जीरो होने के चांसेस सिर्फ 1% है। कोई भी चीज 100% नहीं है। निफ्टी 50 हमारा जीरो नहीं होगा, 50% करेक्ट हो सकता है, कभी भी क्रैश आ सकता है, जैसे हमारा कोविड में हुआ था, 50% करेक्शन आया था, तो वो हो सकता है। लेकिन वो अगले 2-3 साल में तुम्हारा कोस्ट के ऊपर ही चला जाएगा। 99% अभी तक के जितने भी क्रैशेस देखे हमने, तो हर एक क्रैश में हमारा निफ्टी उस क्रैश के कोस्ट जो पहले था उससे ऊपर निकल चुका है। तो यही एजम्पशन रहेगी कि हमारा जो भी टू एसेट है, वो एसेट हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, वो एसेट हमारा जीरो नहीं होगा। ठीक है, रूल हमने सेम चीज़ें कर दी, रैंको चार्ट्स कर दिए, टाइम फ्रेम डिस्कस कर दिया हमने, और टाइम जो भी बास्केट है जिस पे हम ये ट्रेड करने वाले हैं या इन्वेस्ट करने वाले हैं, उन सब का हमने एक बास्केट का डिस्कशन कर लिया। हमने इंडेक्स का डिस्कशन किया। नेक्स्ट चीज़ हमारे दो मेटल आ जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर, और ये हमारे जो भी सेक्टरल इंडेक्सेस हैं वो, और बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह हैं वो। ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस कर लेते हैं एडवांस में क्या क्या चीजें हैं। एडवांस में सिर्फ एक ही चीज है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ प्लेटफॉर्म चेंज होता है। ठीक है, प्लेटफॉर्म चेंज होने की वजह से थोड़ी एक्यूरेसी ऊपर नीचे आ जाती है, और हमारे पास एग्जैक्ट थोड़ी एंट्रीज के अच्छे सिग्नल हमें मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चीजें थी। अब देख लेते हैं कि रिसेंटली हमारे पास क्या क्या चीज़ है। ये मैंने एक चार्ट खोला हुआ है जिसका नाम है गोल्ड बीज। ठीक है, हमने डिस्कस किया है कि गोल्ड बीज को हम कैसे कैसे रूल्स हमने डिस्कस किया था। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ से मींस, कहीं पे भी आप जाओगे गोल्ड बीज में कभी भी इन्वेस्ट करोगे, हमारे रूल्स क्या क्या थे कि ईएमए अलाइन होनी चाहिए। ईएमए अलाइन का मतलब क्या है कि हमारे जो 20 ऊपर होना चाहिए, फिर 30 होना चाहिए, और फिर 40 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे है ईएमए। ठीक है, और ये इनका अलाइनमेंट। ठीक है, ये अलाइनमेंट इस तरीके से होना चाहिए, 20 ऊपर, 30 नीचे, 40 नीचे। ठीक है, ये हमारे पास गोल्ड बीज का चार्ट है। अब गोल्ड बीज में हमारी एक एग्जाम्पल के थ्रू जो हमारी एंट्रीज है वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है हमारी एंट्री है। गोल्ड के चांसेस जितने हैं वो ऊपर जाने के, हमेशा दो तरीके से गोल्ड ऊपर जाता है। एक तो जो हमारा करेंसी है, हमारा इंडियन करेंसी रुपीस है, वो डेप्रिसिएशन होता है। सेकंड चीज हमारा इन्फ्लेशन ऐड होता है, और थर्ड चीज हमारा जो गोल्ड का वैल्यू है वो अप्रिशिएट करता है। तो तीनों चीजें हमारी ऐड होती हैं एक गोल्ड को अप्रिशिएट करने में। हमारे पास जो गोल्ड में रिटर्न है वो हमेशा, अगर आप इंडिया में बैठ के इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडियन रुपीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हमारे पास ज़्यादा एडवांटेज है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। हम वैल्यू वहीं से डिराइव करते हैं, लेकिन हमारा जो करेंसी डेप्रिसिएशन है वो भी एक एड ऑन वैल्यू होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी एंट्री मिली थी। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा लास्ट टाइम पे काफ़ी लोगों को। ठीक है, देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ हमारी एंट्रीज बन रही थी लास्ट टाइम। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो हमारे पास जो एंट्रीज थी, अगर हम सिर्फ एक ये वाला एग्जांपल लें, यहाँ से यहाँ तक का जोन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जोन, हमारे पास पहली एंट्री ये बनती है, सेकंड एंट्री ये बनती है, थर्ड एंट्री आइदर ये और ये। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ,
उसके बाद हमारे पास आ जाती है, और हमारे पास सिक्स एंट्री बन रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके बीच में और कई, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो ये सारे सेम है, तो इसको एक ही क्लब कर दिया। ये वाली सारी जो एंट्रीज होंगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये एक ही है क्योंकि ये आसपास है। तो इस तरीके से ये वाली रैली में हमारे पास पांच छह एवरेज प्राइस है। छठी ये आज की एंट्री है। ठीक है, आज का क्लोजिंग प्राइस है, जो सिक्स हमारी एंट्री हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज और इसका एवरेज, इन छह एंट्री का एवरेज अप्रोक्सीमेटली ये वाला जोन आ जाता है। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट देख सकते हो आप कोई भी एवरेज का, तो ये वाला एवरेज आ जाता है हमारा, क्योंकि ये हमारे लोअर प्राइस पे है, ये हमारे हाई प्राइस पे है दो, तो इधर नहीं तो इधर आ जाएगा एवरेज। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज प्राइस आ जाएगा। और जो ये सिक्स्थ एंट्री है, सिक्स्थ एंट्री अगर ये कंसोलिडेट करती, कंसोलिडेट करने देंगे हम इसे, यहाँ पे हमारे पास एंट्री है क्योंकि हमारे जो रूल्स हैं, ईएमए अलाइन है, वो ईएमए अलाइन है यहाँ पे। और हमारे पास एक ब्रेक रिवर्सल ये पैटर्न आया है, इसको अगर हम कैंडल स्टिक में विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, मॉर्निंग स्टार, एक तरह से मॉर्निंग स्टार नहीं बोलते हम इसको, लेकिन एक तरह से मॉर्निंग स्टार कैंडल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिक्स एंट्री है वो आज बन रही है, इसलिए हमने डिस्कस किया कि इसको रिवाइज भी कर लें, सिर्फ प्लेटफॉर्म का चेंज किया हमने, तो यहाँ पे रिवीजन आती है। यहाँ पे सिक्स एंट्री सिर्फ इस जोन की बात की है, उससे पहले हम इन्वेस्ट कब से कर रहे हैं, तो वो इस तरीके से। अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, ये थोड़ा एक ट्रिकी वे हो सकता है कि इसको यूज कैसे करना है। यूज कर सकते हैं हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए, हम यूज कर सकते हैं इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए। इन्वेस्टिंग पर्पस का क्या है कि इसकी कोई एग्जिट नहीं है। ठीक है, इसकी कोई एग्जिट नहीं है। अब जिनको पैसिव इन्वेस्ट करना है कि वो 10 ईयर, जो जितना भी उनका होराइजन है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि उनका होराइजन, टाइम बेस्ड एग्जिट की कब एग्जिट करना है हमें। टाइम बेस्ड होराइजन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ठीक है, ये टाइम बेस्ड एग्जिट करेंगे, ये इन्वेस्टिंग का एक मेथड है। इन्वेस्टिंग में एग्जिट हमारे पास नहीं होता। ठीक है, एग्जिट होता है जब आपको उस पैसे की जरूरत है, तब वो एग्जिट करेंगे, अदरवाइज आप एग्जिट नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टिंग में एग्जिट नहीं होती है। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिंग एस्पेक्ट क्या है, कि हम एक छोटा सा गेन लेके हम कैसे एक इस पोजीशन को, मतलब इस सिस्टम को हम एनकैश कर सकें। ठीक है, ज़्यादा बेटर एनकैश कर सकें। अब ये क्यों ज़रूरत है, आप एक बेसिक सा नॉल, एक वो होगा बेसिक, आपको कंफ्यूजन होगा कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, दोनों में प्रॉफिट्स कौन बेटर बना पाएगा। ठीक है, कौन बेटर प्रॉफिट्स बना पाएगा। ठीक है, तो यहां पे इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग ईटीएफ्स की इन्वेस्टिंग आपको एक स्टेडी रिटर्न्स देती है। स्टेडी रिटर्न्स एक बेसिक रिटर्न होता है, जो निफ्टी का अगर देखा जाए तो नियरली 13.5 to 14% का एनुअल रिटर्न है। ठीक है, एनुअलाइज्ड, ये एनुअलाइज्ड रिटर्न है निफ्टी का। ठीक है, गोल्ड का अप्रॉक्सीमेटली यही आई थिंक 13% कुछ होगा, 13% एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न है। ये एक इन्वेस्टिंग का स्टेडी रिटर्न है। अगर आप 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में देखोगे, आप इसका सी ए जी आर अगर निकालोगे, ठीक है, सी ए जी आर आप निकाल सकते हो, तो इस सी ए जी, ये सी ए जी आर है एक्चुअली, 13% सी ए जी आर 10 ईयर में होगा, तो वो एवरेज 13% का रिटर्न जनरेट करेगा। ठीक है, एनुअली। तो हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं, ट्रेडिंग में अब ये एनुअल मूवमेंट है। ठीक है, 13% का एनुअल मूवमेंट है। अब हम इस 13% को मे भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिल जाए 2 बार ग्रैब करने की, 2 टाइम्स अपॉर्चुनिटी मिल जाए एक ईयर में ग्रैब करने की। ये 13 के 13% मीन्स 13% एक बार ग्रैब कर लिया, एग्जिट कर दिया, फिर 13% एक बार ग्रैब कर लिया, एग्जिट कर लिया, तो हमारा एवरेज रिटर्न कितना आ जाएगा। ठीक है, एवरेज रिटर्न आ जाता है हमारा जो जैसे 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो हमारे पास कैपिटल हो जाती है 1,13,000। उसके बाद इसका 13% कर लेंगे हम, तो अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 1,27,000 के आसपास। तो हम नियर बाय 28% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, अगर हमें ये 13% के मूवमेंट साल में 2 बार मिल गए। तो ट्रेडिंग हम इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन 10 ईयर्स का अगर टाइम फ्रेम देखेंगे, 10 ईयर्स में, तो 10 ईयर्स में मैं
ये नहीं कहूँगा कि इन्वेस्टिंग हमेशा बेटर रहेगी। स्टॉक के मामले में इन्वेस्टिंग बेस्ट रहती है, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स रहते हैं वो हमेशा बीट कर देती है इंडिविजुअल। लेकिन ईटीएफ में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों अलग चीज़ें हैं। आप ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा कमा सकते हो एज कम्पेयर टू ईटीएफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, ये अब किस तरीके से करना है वो देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमें एक ईयर में क्या रहता है कि एक ईयर में हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती हैं हमें एनकैश करने के लिए। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक वीडियो हमने डिस्कस किया था कि जब मैंने इन्वेस्टिंग के बारे में सिल्वर के बारे में, सिल्वर बीज, हमने सिल्वर बीज डिस्कस किया था कि सिल्वर बीज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे हम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आई थी यहाँ पे हमने एनकैश किया था, यहाँ पे 78 के रू आसपास। ये सिल्वर बीज में हमने एंट्री करी थी, 78 रुपीज़ की मेरी कॉस्टिंग थी। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं मेरी 78 की बाइंग थी, लेकिन पैड इसके हिसाब से 81 के आसपास अपॉर्चुनिटी आई थी। और मैंने ये एंट्री कहाँ बनाई थी, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे एंट्री बनाई थी। ठीक है, तो क्या हुआ था, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, जैसे यहाँ पे एंट्री बनाई, मेरे पास ये जो गेन था, ये अप्रॉक्सीमेटली गेन था 18 to 19% का गेन था। ठीक है, 18 to 19%। सिल्वर में भी सिमिलर रिटर्न है, सिल्वर थोड़ा रेंज में ज़्यादा रहता है। तो हम ट्रेडिंग करके ये 18 to 19% मूव मैंने 2 महीने में कैप्चर किया। ठीक है, 2 महीने में एक एटीएफ का रिटर्न, जनरली ये रिटर्न होता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर या 2 ईयर्स का मूवमेंट। ठीक है, वो मैंने 2 महीने में कैप्चर किया। यहाँ पे कहीं पे हमने एग्जिट किया। ठीक है, ये पूरा मूवमेंट भी नहीं आया, तो अप्रोक्सीमेटली 16% मैं कैप्चर कर पाया था। 16% हमने कैप्चर किया। अगेन हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली है, हमारे पास अलाइनमेंट कहाँ पे चेंज हुई है, यहाँ पे एक बार अलाइनमेंट चेंज होगी और उसके बाद यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो 82 के आसपास आता है। 82 रुपीज़ पे दोबारा एंट्री हो जाती है और फिर से सेम 15-16% का मूव आ जाता है। तो मीन्स इनमें ईटीएफ में हम एक तरह से स्विंग भी प्ले कर सकते हैं। अब ये कितना मूव करता है, क्या मूव करता है, ये देखने के लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। क्या स्टडी करना पड़ेगा कि किसी भी ईटीएफ का जो भी उसका अंडर, ईटीएफ का जो भी अंडरलाइन है, जस्ट एग्जांपल मैं निफ्टी 20 की बात कर रहा हूँ। निफ्टी 20 एक निफ्टी 50 का ईटीएफ है। ठीक है, बाय निप्पॉन ये कंपनी है, तो निप्पॉन। ठीक है, ये निफ्टी 20 इसका ईटीएफ है, इसका सी ए जी आर देखना है 13%। ठीक है, तो हम ये 13%, ये एक एवरेज ईयरली मूव है। तो हम ईयरली मूव को एग्जैक्ट 13% नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% के मूव जब भी हमें मिल जाए ईयर से पहले, तब हम उसमें प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच सकते हैं। तो हमें हर एक ईटीएफ का एक एवरेज मूव पता होना चाहिए, एक सीएजीआर मूव पता होना चाहिए। ये गूगल आराम से बता देगा, आप गूगल पे पूछ सकते हो कि निफ्टी 20 का लास्ट 10 ईयर का सीएजीआर क्या है। निफ्टी 20 नहीं तो चैट जीपीटी यूज करो, जेमिनाई यूज करो, वो सब बता देंगे कैलकुलेट करके। ठीक है, गोल्ड का क्या रहता है 13.5% के आसपास सिमिलर वे में। तो हमें टारगेट करना है कि 10% का गोल्ड का मूव कब कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, 10% का गोल्ड का मूव कब कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है, और ये हमें एनुअलाइज्ड बेस पे अगर हम देखेंगे, तो अगर ये मूव हमने 2 महीने में कैप्चर कर लिया, सही 2 महीने में हमने 10% का, मैं ये नहीं कहता कि 13.5% का पूरा मिलेगा, 8 to 10% का मूव हम मिल ले सकते हैं अगर हमने 2 मंथ में ये मूव कैप्चर कर लिया। ठीक है, 2 मंथ में कैप्चर कर लिया और ईयर में हमारे पास ये दो अपॉर्चुनिटी आई। ठीक है, दो अपॉर्चुनिटी आई जिसमें हमने 8%, मैं बेसिक कैलकुलेशन सिर्फ लोवेस्ट पॉइंट को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ कि लोवेस्ट हमारे पॉसिबल रिटर्न कितने हो सकते हैं। 2% का मूव मतलब दो अपॉर्चुनिटी ईयर में, पूरे ईयर में कह रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरे ईयर में अपॉर्चुनिटी होगी 8% की। 8% की मूव 2 बार हमने कैप्चर कर ली,
तो एक बेसिक मैथ 16% होगा। अगर हम सेम कैपिटल यूज करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वो 18%, 17 to 18% का एवरेज रहेगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा जो रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 16 to 17%, 17 to 18% का रिटर्न हम जनरेट कर सकते हैं। और जबकि वो एनुअली मूव करता है 13.5%। एनुअली सी एच आर, दस दस ईयर का एक सी एच आर कैलकुलेट करेंगे, वो 13% मूव करता है, 13 to 14%। ठीक है, 10 ईयर होराइजन का, लंबा टाइम का होराइजन का अगर कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें से हम सिर्फ पोजीशन में रहे हैं 4 महीने, 4 महीने में हमने 16 to 17 या 18% हमने कैप्चर कर लिया। डन एंड डस्टेड। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि 4 महीने हमने लिया, 4 महीने लिए, बाकी के 8 मंथ क्या करेंगे, बाकी के 8 मंथ क्या करेंगे। हमारे पास ईटीएफ की भरमार है। ठीक है, हमारे पास निफ्टी 50 का ईटीएफ है, हमारे पास जूनियर बीज है। ठीक है, मैं सिर्फ निपोन की बात कर रहा हूँ भी, क्योंकि निपोन के ज़्यादा लिक्विड रहते हैं। बाकी सारे मेन हाउसेज हैं, जो एच डी एफ सी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एक्सिस हो गया, मेरा एसेट हो गया, इन सब के सेम कैटेगरी के एटीएफ मिलेंगे। निफ्टी 50 जो निपोन का होगा वो निफ्टी बीज होगा। ठीक है, निफ्टी बीज के नाम से। वो आईसीआईसी का किसी और नाम से होगा, वो एचडीएफसी का किसी और नाम से होगा, लेकिन उनके नाम के आगे लिखा होगा कि निफ्टी आईसीआईसी बीज, निफ्टीज, निफ्टी 50 जूनियर बीज, निफ्टी नेक्स्ट 50 के नाम से, इस तरीके से उनका एक फंड होगा। ठीक है, मैं सिर्फ निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास नियर बाय एक अच्छे मीन्स हमारे पास 14 to 15 सेक्टर्स हैं। ठीक है, हमारे पास मेन 4 बेंचमार्क हैं, 4 बेंचमार्क नहीं बोलेंगे, निफ्टी और सेंसेक्स सेम है, बैंक निफ्टी और बैंक एक्स सेम है। तो हमारे पास 2 बेंचमार्क इंडेक्स हैं, जो सबसे बड़े इंडेक्स हैं। ठीक है, इनको बेंचमार्क बोलेंगे, इनको सेक्टर इंडेक्स बोलेंगे। और हमारे पास गोल्ड है और सिल्वर है, गोल्ड सिल्वर। तो हमारे पास 14 to 15 ये, 14 2 16 और 2 18, हमारे पास 18 क्लासेज हैं, मैं क्लासेस बोलूंगा, 18 क्लासेज है ईटीएफ क्लासेस। उसमें एक अपॉर्चुनिटी कंप्लीट होती है तो दूसरी आ जाती है। मीन्स आपको 5 अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना है, कि 5 अपॉर्चुनिटी आपको पूरे ईयर में कम से कम 7 से 8 अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी। 2 अपॉर्चुनिटी आपने गोल्ड में ग्रैब कर ली, 2 अपॉर्चुनिटी आपको सिल्वर में मिल जाएगी, 2 अपॉर्चुनिटी आपको निफ्टी 50 में मिल जाएगी, अगर दो नहीं मिलेगी तो एक तो मिलेगी। बाकी आपको आईटी में मिल जाएगी, आपको सीपीएससी इंडेक्स में मिल जाएगी। बहुत सारे तरीके से आपको 7 8 अपॉर्चुनिटी मिलती है ईयर में। 7 8 अपॉर्चुनिटी है, सबका एक एवरेज ले लेते हैं कि सारे मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 13% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सी ए जी आर है 10 ईयर्स का, मोस्टली इतना होगा 13% का सी ए जी आर। किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, एक एवरेज ले लेते हैं, और वो भी सबसे लोवेस्ट। आई टी बी का मे बी आपको 18% 17% सी ए जी आर मिले, लेकिन हम एक लोवेस्ट पॉइंट का देख लेते हैं कि निफ्टी 50 एक बेंचमार्क है 13%। ठीक है, 13% की आपकी 8 अपॉर्चुनिटी आ गई। ठीक है, 8 अपॉर्चुनिटी आ गई। ठीक है, 8 अपॉर्चुनिटी आ गई तो क्या होगा, 103% का रिटर्न आप जनरेट करोगे। ये एक मैथ की कैलकुलेशन है, जनरली इतना नहीं होता है, 70 to 75% तक भी आप, ये है एक्यूरेसी, फुल एक्यूरेसी, मतलब कि ये अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब कर ली, इतना रिटर्न जनरेट कर सकते हो आप ट्रेडिंग में। ठीक है, आप ये नहीं तो ये जनरेट करो, ये नहीं तो 40 45% आप जनरेट कर दो। ठीक है, आपको 7 से 8 अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक साल में, 7 से 8 अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग इनकॉर्पोरेट करके हम अपने रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई एसएल नहीं होता है, कोई किसी भी हम उसमें एसएल काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक सेक्टर होता है, अगर उसके कोई भी स्टॉक डिफॉल्ट भी कर जाते हैं, एग्जिट भी कर जाते हैं, तो उनकी जगह कोई दूसरा स्टॉक ले लेगा। ठीक है, 10 15% कोई इंडेक्स ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, जैसे ऑटो इंडेक्स होता है, उसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई, रियलिटी सेक्टर की वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, तो उनको थोड़ा सा कम कर दो। बाकी हमारे आई टी बीज हो गए, निफ्टी बीज हो गए, गोल्ड सिल्वर, इनमें तो आपके पास 4 अपॉर्चुनिटी तो मिल ही जाएंगी, 4 अपॉर्चुनिटी। ठीक है, 4 अपॉर्चुनिटी भी आपको 30 to 40% रिटर्न जनरेट कर सकती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए आपको
थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा या ढूंढनी पड़ेगी चीज़ें, डेली बेस पे उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एग्जांपल दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने मैथ डिस्कस कर लिया, सेटअप हमने पिछली वीडियो थी उसमें डिस्कस कर लिया, थोड़ा मैथ ऐड कर दिया एडवांस लेवल का कि किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ ETF ही इनफ रहता है आपको 30 to 40% जनरेट करने के लिए एनुअली। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी क्या करना है, आप बेसिक और मैथ्स में और डाल देते हैं कि मैं कैसे 8 अपॉर्चुनिटी को रोटेट करूं। ठीक है, मैंने बोला कि आपको 8 अपॉर्चुनिटी के रेडी रहना है। ठीक है, रेडी रहना है, और एक टाइम पे आपकी 3 या 4 पोजीशन ओपन हो सकती है। ठीक है, 3 या 4 पोजीशन आपके पास कैपिटल कितना है उसको 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करो। आपके पास 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख को आप 2020 के 5 पार्ट्स डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 पार्ट्स डिवाइड कर दिए, जितना कैपिटल है उसके हिसाब से उसको डिवाइड करना। आपको 8 अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना है। 3 या 4 पोजीशन एक टाइम पे ओपन हो सकती हैं। चांसेस हैं कि मल्टीपल इंडेक्सेस एक तरीके से मूव करें, तो उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी आती है, तो एक साथ सारी अपॉर्चुनिटी आती है, तो 4 पोजीशन हमारी ओपन हो सकती हैं। हमारे पास 1 या 2 बैकअप होना चाहिए, ताकि हम अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसमें आए, वो अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब करें। तो 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया कैपिटल। हमें 8 अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है साल की। ठीक है, 8 अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और सबका CAGR मालूम करना है। ठीक है, अगर कोई मेहनत करना चाहे तो सबका CAGR जेमिनाई से पूछ सकता है। गूगल का जो AI टूल है, सबके सेक्टोरल बेस पे वो CAGR आपको बता देगा। ठीक है, CAGR कैलकुलेट कर लिया, उसका CAGR का हमें टारगेट करना है 65 to 75% मूव कैप्चर करना है। ठीक है, 65 टू, अगर कोई एक इंडेक्स का CAGR से 15% है, 15% तो हमें कैप्चर करना है, 11 से 12% हमें मिल जाए तो मोर देन इनफ होगा। ठीक है, 11 से 12% एक स्विंग में हमें मिल जाए, वहां पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और एग्जिट कर लेंगे उस पर्टिकुलर। अब दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, अब 2 अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं आज हम। ठीक है, 2 अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे आज। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है अगेन गोल्ड बीज में। ठीक है, सेम रूल है हमारे पास। ठीक है, जस्ट मिनट, यहाँ पे गोल्ड बीज हमने देख लिया। गोल्ड बीज में हमारे पास पहली अपॉर्चुनिटी यही है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी है हमारी, यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें हैं। ठीक है, हमारे जो EMA है वो अलाइन है, पैटर्न है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसमें कोई एसएल नहीं लगाएंगे। एसएल लगाना वो अलग चीज़ें हैं, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, एसएल भी लगा सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम तक अगर बैठना नहीं है तो वहाँ पे आप एसएल भी लगा सकते हैं, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, करंट अपॉर्चुनिटी जो फ्रेश है गोल्ड बीज में अपॉर्चुनिटी है। तो अभी गोल्ड का प्राइस, गोल्ड वीक का प्राइस चल रहा है 64 रुपीज़ 30 पैसा। तो यहाँ से यहाँ तक भी आता है, जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई तक आता है। प्रीवियस हाई अप्रोक्सीमेटली 67 रुपीज तक होगा। 67 रुपीज, अभी चल रहा है 64 रुपीज, तो अप्रोक्सीमेटली 4 रुपीज का, 4 रुपीज का आप कंसिडर कर लो, 4 रुपीज का गैप है यहाँ पे। ठीक है, 4 रुपीज कितना परसेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8%। 6.7 to 7.5% गैप अप्रोक्सीमेटली आएगा, कि ये परसेंट का मूव है आपके पास अवेलेबल। वो भी तब जब ये सिर्फ प्रीवियस हाई को टच करेगा, तब इतना 7 से 8% का मूव आपके पास अवेलेबल रहेगा, इतना। ठीक है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है हमारी ITBs। ठीक है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारी बनेगी ITBs में। ITBs में अभी बनी नहीं है अपॉर्चुनिटी, लेकिन मोस्टली ये बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये एक जोन है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक जैसे ही ब्रिक बनेगा, यहाँ पे आज बने, कल बने, 2 दिन दिन बाद बने, डेली हम चेक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ब्रिक बना, हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेंगे। वो ब्रिक का नंबर आ जाएगा 46 रुपीज 80 पैसा। जिस दिन ये ITBs इसके ऊपर क्लोज किया, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी ये वाली।
इसका ITBs का CAGR है 15% या 16% होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, ये चेक कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे 11 से 12% का इस ETF में मूव अगर मिलता है, 2 महीने 3 महीने जब भी मिलेगा, जब भी मिलेगा तब हम उसमें प्लान करेंगे। ये हो गया बेसिक चीज़। सिर्फ ये दो अपॉर्चुनिटी अभी मेरे को दिख रही है, जितना मैंने ऊपर ऊपर से देखा है इस वीडियो के लिए, दो अपॉर्चुनिटी दिख रही है। दो अपॉर्चुनिटी में हम देख सकते हैं कि हम फर्स्ट चीज़ है, इस स्ट्रेटेजी में एसएल नहीं है। एसएल नहीं है तो आपको ये स्ट्रेटेजी में मीन्स ये हो सकता है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, आप एंट्री किया, उसके बाद यहाँ पे होवर कर रहा है एक दो, मतलब 4-5 महीने और होवर किया, उसके बाद जाएगा ये, तो चांसेस है कि आपको यहाँ पे बैठना पड़ सकता है। ठीक है, एसएल नहीं है तो यहाँ पे हो सकती है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हो सकती है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो सकती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अगर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं करनी है तो मीन्स यहाँ पे आप एसएल ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे एसएल लेना, ये मीन्स ETF में क्या रहता है कि दिन के दौरान स्पाइक्स लगते हैं, अगर आप सिस्टम में एसएल डाल दोगे तो ये स्पाइक आपको एग्जिट करा देंगे। ठीक है, तो कभी भी सिस्टम में एसएल नहीं लगाना है ETFs में। ठीक है, उसमें वॉलीटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वॉल्यूम्स थोड़े से कम रहते हैं। स्टॉक्स में तो इतनी वॉलीटिलिटी मीन एसएल हंटिंग तो वहाँ पे भी होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी यहाँ पे हो जाएगी आपकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसएल भी छोटे छोटे होंगे, तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगी। ठीक है, तो एसएल आपको काउंट करना है, जैसे ही यहाँ पे एक ब्रिक बने उसके बाद इसके नीचे एक ब्रिक बनने देना है, इसके नीचे एक ब्रिक बनने देनी है। जब तक ये ब्रिक नहीं बनती तब तक आप एसएल काउंट नहीं करोगे। जब ये ब्रिक बन जाएगी एसएल लेके एग्जिट कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम लॉसेस लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन हमारे पास जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो हमारे पास कैश होगा, हमारे पास अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की पावर रहेगी। ठीक है, तो मल्टीपल एग्जिट्स भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे हमारे एसएल नहीं ले लगे। सेम चार्ट पैटर्न गोल्ड बीज का, अभी ये गोल्ड बीज यहाँ पे है। ठीक है, इतना बड़ा मूव तो नहीं देगा गोल्ड बीज जितना ये ITBs दिया है, लेकिन ये वाला पैटर्न है सेम, आप जाके देखोगे यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न बना है गोल्ड बीज में। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, इसके नीचे हम ब्रिक का एक एसएल लगाएंगे, और अगर ये ऊपर गया तो प्रॉफिट हमारा, नीचे गया तो एसएल काट देंगे अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लेने। अदरवाइज इसमें आप एसएल नहीं भी लोगे तो भी कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, आपको 4-5% मिला, 4-5% हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ एंट्री बनाई हुई थी, ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनाई हुई थी आपने, 4-5% आपको नहीं चाहिए, तो एसएल क्या होगा, इसके नीचे जैसे ही ब्रिक क्लोज होगी यहाँ पे आपका एक एसएल लग गया। ठीक है, ये एसएल लग गया, आपके पास ये कैश आ गया। अब दोबारा कभी अपॉर्चुनिटी कहीं और मिलेगी तब हम वो कैश को डिप्लॉय कर देंगे। यहाँ पे एसएल काउंट हो गया, यहाँ पे एसएल ले लिया हमने, फिर से यहाँ अपॉर्चुनिटी बनी, ये एसएल इसके नीचे जैसे ही क्लोज करेगा वो एसएल लेंगे। तो हमारे पास ये 0.5% का चार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मीन्स ये वाला जो मूव है ये मूव है 5% का मूव। ठीक है, 5% का मूव, 5% का मूव आपने यहाँ पे कैप्चर हुआ। ठीक है, 5% का मूव, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूटी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 मूव, ऐसे ऐसे 2-3 मूव आएंगे, तब जाके हमारे पास 12 से 13% का ऐसा एक और मूव आ गया ना इसके ऊपर, तो ये हमारे पास पूरा 11% का या 12% का मूव हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो एसएल लेना है एसएल ले सकते हैं, एसएल नहीं लेना है सिर्फ वेट करना पड़ जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें। 90% चांसेस हैं कि वो आपके कॉस्ट के ऊपर जाएगा, प्रॉफिट देगा, 90 मोर देन 90% चांसेस है, क्योंकि हम ETF ले रहे हैं। ETF का जीरो नहीं होता है कभी, ETF नीचे जाता 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 जीरो नहीं होता है, कुछ एक फ्रॉड केस होते हैं, लेकिन वो एक मेजोरिटी बेस पर नहीं एप्लीकेबल होता, वो एक दो केस में होंगे, एक्सेप्शन हर जगह रहती है। तो हम यहाँ पे एसएल ले सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लेना है। अगर एसएल लेते हैं तो हमें री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, नहीं लेते हैं तो भी हमारे पास ये एंट्री हुई थी, यहाँ पे ये एंट्री हुई थी, और ये फिर से हम प्रॉफिट में है, 4% 5% प्रॉफिट में है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5% के प्रॉफिट में हम हैं यहाँ पे।
यहाँ पे भी एंट्री करते तो भी हम 5% के प्रॉफिट में थे, यहाँ पे भी एंट्री करते तो भी हम 5% की प्रॉफिट में। लेकिन यहाँ पे हमने एसएल ले लिया, एसएल कितने पॉइंट के लिए हमने 1% का एसएल किया है और यहाँ पे 5% का प्रॉफिट, तो इस वाले गेन में हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है 4% का, और यहाँ वाले जब हमने लॉस नहीं लिया तो 5% का प्रॉफिट है। मीन्स क्या है कि दोनों चीजें आपके पास, दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक में आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं देना है तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट में से पैसा देना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है, अगर आप उसमें बैठना नहीं चाहते। नेक्स्ट चीज, आपको सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए तो आपको वहां पे कभी कभी टाइम लगाना पड़ता है, वहां पे बैठना पड़ जाएगा, 2-3 महीने तक बैठना पड़ जाएगा वहां पे, और उसके बाद फिर प्रॉफिट देगा आपको, ठीक है। तब प्रॉफिट में भी आपके ज्यादा हो, लेकिन एक ट्रेडर माइंडसेट होगा तो हम एसएल पे काम करेंगे। अगर ट्रेडर माइंडसेट नहीं है तो हम लॉस नहीं बुक करेंगे। अगर आप लॉस नहीं बुक करना चाहते हो तो ये वाला सेटअप आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लॉस भी बुक करना चाहते हो, ट्रेडर माइंडसेट से काम करना चाहते हो, तो भी आपके लिए इनफ प्रॉफिट देता है। साल की मैं 7-8 बहुत कंजर्वेटिव अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, क्योंकि कभी गोल्ड और सिल्वर की एक साथ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक साथ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कभी निफ्टी और आईटीबीज में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कभी गोल्ड और आईटीबीज में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी के कॉम्बिनेशन आते हैं, ठीक है। एक तरह के मूवमेंट, एक जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के होंगे, सीपीएससी के होंगे, तो वो एक साथ आ सकते हैं, ठीक है, एक साथ अपॉर्चुनिटी वहां पे दिख सकती है। तो कुछ मेटल्स से अवॉइड करना है। मेटल्स एक ऐसा सेक्टर है जो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड रहता है, तो उसमें सीएजीआर बहुत कम रहते हैं, मेटल सेक्टर के सीएजीआर कम रहते हैं। वो स्विंग दे देगा 4-5 दिन में, 10-15% का इंडेक्स मूव कर जाता है, ठीक है, 4-5 दिन में, 10-15 दिन में 10 से 15% का मूव कर जाता है, लेकिन वो मूव इजिली नहीं कैप्चर होता, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक ये वाले सेटअप बनने थोड़े मुश्किल रहते हैं। अगर मेटल के कोई ईटीएफ होंगे, मैंने देखा नहीं कोई ईटीएफ अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन मेटल में मैं यूजुअली अवॉइड करना चाहूंगा अगर होंगे तो भी, ठीक है। मैं सिर्फ इन्हीं सेक्टर पे, हमारे 14-15 सेक्टर हैं, गोल्ड सिल्वर निफ्टी, दो बेंचमार्क है, आइदर निफ्टी 50 के लो या सेंसेक्स के लो, बैंक निफ्टी के लो या बैंक एक्स के लो। तो ये हमारे पास बैंक 16 से 18 अपॉर्चुनिटी एसेट क्लास है, ठीक है। एसेट क्लास इन द सेंस सारे एसेट हैं, एसेट क्लास 3 है, लेकिन अपॉर्चुनिटी वाइज जो स्क्रिप्ट बोलूंगा मैं, स्क्रिप्ट है वो 17 से 18 स्क्रिप्ट हैं। साल में 8 अपॉर्चुनिटी इजिली मिल जाएगी, 8 में से 4 या 5 पोजीशन ओपन हो सकती है, 1-2 के लिए कैश एडिशन रखें, बस ये पूरा मैथ है आपके लिए, मैथ भी है, सेटअप का डिफाइंड है। हमने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें ये मैथ डिस्कस नहीं किया था, किस तरीके से डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। और जिसको चार्ट की नॉलेज होगी थोड़ी, और इसमें ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, इसमें पैटर्न, एम रेंको चार्ट में एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, मतलब सारे बुलिश पैटर्न जितने भी रहते हैं, डब्ल्यू, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल इसमें नहीं दिखेगा, इसमें एक तरह से इस तरीके से कप एंड हैंडल दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से बड़ा सा डब्ल्यू सा दिखेगा, क्योंकि ये डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम है, तो इसमें ऐसे राउंडिंग स्ट्रक्चर नहीं बनते, राउंडिंग स्ट्रक्चर नहीं बनते, इसमें जिगजैग स्ट्रक्चर बनते हैं। जो भी जिगजैग से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर एक जिगजैग पैटर्न है, ठीक है, एक जिगजैग पैटर्न है, तो इस तरीके के पैटर्न हमारे साथ ये विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे ये एक तरह का, अगर आप कैंडल स्टिक में देखोगे, ये आपका एक पैटर्न है राउंडिंग बॉटम, और ये राउंडिंग बॉटम, ये कप हैंडल बन रहा है, कप एंड हैंडल बोलो या राउंडिंग बॉटम बोलो, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर, इसमें विजुअलाइज करना स्ट्रक्चर मुश्किल है, लेकिन सिंपल, सारे जो कैंडल स्टिक के कॉन्सेप्ट होंगे सारे एप्लीकेबल होंगे रैंकों में। सिर्फ ये एक बेसिक सेटअप ऐसा है कि जिसको चार्ट की नॉलेज कम है, बहुत ज़्यादा कम नॉलेज है, उसको सेफ खेलना है, सेफ प्ले करना है, वो करे। जिसको इन्वेस्टिंग करनी है वो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए करे, जिसको ट्रेडिंग करना है वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए कर सकता है, ठीक है। यही इस पर्टिकुलर वीडियो में एडवांस पार्ट है, ठीक है। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, थोड़ी चीज़ें रिपीट हुई हैं, लेकिन समझाने के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, ठीक है। सिंपल से लॉजिक, जो मैंने ये चीज़ें बताई है इसको फॉलो कोई भी कर सकता है, रूल्स इतने सिंपल रूल्स हैं कि कोई भी फॉलो कर सकता है, कोई भी एटलीस्ट जो एफडी करता है वो कम से कम गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे, कम से कम निफ्टी में
सिल्वर में, ये तीन चीजें भी इन्वेस्ट करने लग जाए ना, तो भी इजिली एफडी को बीट कर सकता है। ठीक है, एफडी को बीट कर सकता है वो इजिली। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।